बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी क्रोमोसोम की बात आती है तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल के न्यूक्लियस को जिस वक्त भी ऑब्जर्व किया जाएगा हमें उसके अंदर क्रोमोसोम नज़र आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कब नज़र आते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उस वक्त इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, ये रैंडम डिस्पर्स धागों की तरह पड़े हुए होते हैं। तब हम इनको नाम देते हैं क्रोमेटन का। अब वो जो क्रोमेटन है वो डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद तक लेकर किस किस फेज से गुजरता है और किस तरह से क्रोमेटन क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर आता है, इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने एक सेल ड्रा किया हुआ है जो कि एक एनिमल सेल है। अब इस एनिमल सेल के सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। अब अगर आप इस न्यूक्लियस को गौर से देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको तीन कलर नजर आ रहे हैं। एक मैंने ब्लैक कलर इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अब ये जो इसके अंदर एक ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये मैंने इसका फ्लूइड बनाया है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। फिर रेड कलर के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है ये डिस्पर्स रैंडम धागे नजर आ रहे हैं, इन धागों को हम नाम देते हैं क्रोमेटन। और फिर जब ये सेल डिवाइड होता है तो तब हमें ये इस तरह से क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर नजर आते हैं। अब ये जो क्रोमेटन है ये दो तरह का होता है। एक वो होता है जो लूजली कंडेंस होता है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है? लूजली कंडेंस और हाईली एक्टिव पोर्शन जो है उसको हम नाम देते हैं यूक्रोमेटन। यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर ज्यादा कंडेंसेशन नहीं है और ये क्या होता है, इसका एक्टिव पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं यूक्रोमेटन यानी ट्रू क्रोमेटन। दूसरा होता है नॉन एक्टिव और हाईली कंडेंस्ड पोर्शन जो कि बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता, तो उस क्रोमेटन को हम नाम देते हैं हीट्रोक्रोमेटन। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटन है ये दो तरह का होता है। अगर ये एक्टिव हो और लूजली कंडेंस हो तो हम इसे क्या नाम देते हैं, यूक्रोमेटन। और अगर ये नॉन एक्टिव और हाईली कंडेंस्ड हो जाए तो हम इसको हीट्रोक्रोमेटन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर जो क्रोमेटन है, ये जो यूक्रोमेटन है जो कि एक्टिव और क्या है, लूजली कंडेंस पोर्शन है, यही फ्यूचर के अंदर जाकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब क्रोमोसोम की जब हम कंपोजिशन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब डीएनए और प्रोटीन से किस तरह से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले देख लें कि डीएनए जो है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? डीएनए के अंदर मौजूद फास्फेट ग्रुप की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तो जो फास्फोरिक एसिड है उसका जो फास्फेट ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज हमने कहा कि क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद होती है, प्रोटीन मौजूद होती है। अब कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? तो वो कहते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है और ये दो बेसिक एसेंशियल अमीनो एसिड अर्जिनिन और लाइसिन से मिलकर बनती हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये टू बेसिक एसेंशियल अमीनो एसिड अर्जिनिन एंड लाइसिन से मिलकर बनती है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास मेनली 5 तरह की आती हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब ये जो 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए के साथ किस तरह से रैप करती है, लिपटती है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो 4 प्रोटीन्स है, H2A, H2B, H3 और H4, ये वाली 4 प्रोटीन्स के 2-2 यूनिट जब आपस के अंदर इस तरह से इकट्ठे होते हैं कि ये 8 बन जाते हैं। अब देखें यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये H2A एक प्रोटीन है,
हिस्टोन प्रोटीन। और दूसरी क्या है, H2B, H4 और H3, ये एक दूसरे के ऊपर इनके दो दो यूनिट हैं। ये H2 है एक नीचे एक ऊपर, ये H2B एक ऊपर है एक इसके नीचे है। इस तरह H4 को देखें ये नीचे है ये ऊपर है, H3 को देखें ये नीचे है ये ऊपर है। इस तरह से 8 प्रोटीन के यूनिट जब मिलते हैं तो इस यूनिट्स को हम नाम देते हैं हिस्टोन ऑक्टामेयर। क्या नाम देते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेयर। 4 हिस्टोन प्रोटीन के 8 यूनिट जब एक दूसरे के ऊपर मिलते हैं डीएनए को रैप करने की खातिर, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामेयर, ये जो शेप है। अब जब डीएनए इसके साथ ओवरलैप करता है, जब डीएनए इसके ऊपर रैप करता है तो तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी हिस्टोन ऑक्टामेयर और डीएनए ये मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम ही पहला स्टेप है फ्रॉम क्रोमेटन टू क्रोमोसोम। यहां पर अब गौर करें आप कि हिस्टोन ऑक्टामेयर है और ये क्या कर रही है कि ये 4 प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, इनके ऊपर क्या कर रहा है, डीएनए ओवरलैप कर रहा है, रैप कर रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम से आगे जब दूसरा न्यूक्लियोसोम बनता है तो इनके दरमियान 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस होता है। अब एक न्यूक्लियोसोम तो बन गया, जब दूसरा न्यूक्लियोसोम बनता है तो इन दोनों को आपस के अंदर लिंक करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन H1 काम आती है। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामेयर बना रहे हैं, लेकिन ये जो H1 है ये एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान लिंकेज कराने का काम करती है। तो ये जो H1 प्रोटीन है यहाँ पर मैंने शो भी किया, इसको दूसरे लफ्जों में लिंकर प्रोटीन का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, लिंकर प्रोटीन। अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ रैप करती है और वो जो हिस्टोन प्रोटीन के 8 यूनिट होते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेयर। और जब ये डीएनए के साथ मिल जाती है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का। और ये जो एक न्यूक्लियोसोम है फिर जब दूसरा न्यूक्लियोसोम बनता है सिमिलरली इस तरह, इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस कितना होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड का। और इन दोनों को लिंक करने वाली एक प्रोटीन होती है जिसको H1 प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो H1 प्रोटीन है इसको दूसरा नाम दिया जाता है लिंकर प्रोटीन। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसका अनफोल्डेड पोर्शन होता है, अब यहां पर इसकी क्या हो गई है, फोल्डिंग हो गई है डीएनए की, लेकिन किसी किसी जगह पर यहां पर H1 प्रोटीन के साथ, लिंकर प्रोटीन के साथ क्या होता है, एक अनफोल्डेड पोर्शन होता है जिसको अगर आप गौर से देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर नजर आता है इसको हम नाम देते हैं बीट ऑन स्ट्रिंग्स। जिस तरह के तस्बीह के दाने होते हैं, ये क्या होता है, अनफोल्डेड पोर्शन होता है। और ये जो अनफोल्डेड पोर्शन होता है ये जब कॉइल करता है तो एक स्ट्रक्चर खास शेप बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं सोलिनॉइड का। फिर साइंसदान कहते हैं कि अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए यहां पर इस स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है, बेसिकली ये डीएनए की लूप्स हैं। अब ये जो डीएनए की लूप्स हैं इन लूप्स को नाम दी ये वाली, इस तरह से जो लूप्स हैं इन लूप्स को नाम दिया जाता है लूप डोमेन ऑफ क्रोमोसोम। क्या नाम दिया जाता है, लूप डोमेन ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर आप देखें ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम था, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम था, इनके दरमियान क्या मौजूद है, H1 प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह ये क्या हमारे पास एक तीसरा न्यूक्लियोसोम मौजूद है और यहां पर भी इसके अंदर क्या होगी, इन दो को लिंक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होगी, जो कि कौन सी प्रोटीन होगी, H1 प्रोटीन। और H1 प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, लिंकर प्रोटीन का नाम भी देते हैं। अब इसको हमने कहा कि ये क्या है कि न्यूक्लियोसोम है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन सेल के अंदर 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन सेल। अब उसके बाद अब ये जिस तरह रैपिंग इसकी दिखाई गई है तो इस रैपिंग के बाद क्या करता है, ये खास शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि इस तरह से हमें नजर आती है। अब ये तो समझाने के लिए मैंने सिंपल बनाई है, बेसिकली इसके अंदर इस तरह की फोल्डिंग मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन फाइबर का।
क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन फाइबर का। इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद ये क्या बनता है? क्रोमेटिन फाइबर बनता है। अब जब क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है तो इसकी क्या होती है? कॉइलिंग होती है। क्रोमेटिन फाइबर की क्या होती है? इसकी कॉइलिंग होती है और ये कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है। अब जब ये इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है तो इसकी फिर मजीद कॉइलिंग होती है। अब वो जो इसकी मजीद कॉइलिंग होती है उसको कहा जाता है सुपर कॉइलिंग। क्या नाम दिया जाता है? सुपर कॉइलिंग। सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर था, उसकी कॉइलिंग हुई, उसकी फिर सुपर कॉइलिंग हुई और सुपर कॉइलिंग के बाद हमें जो माइटोसिस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की ये खास शेप नजर आती है। ये क्रोमोसोम इस तरह की एक खास शेप के अंदर आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कहा कि क्रोमोसोम जो हैं ये इनके अंदर जो क्या नाम है क्रोमेटिन फाइबर है ये कॉइल कर रहा है, उसके बाद ये सुपर कॉइल कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश है कि अगर हम एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करें, अब देखिए इंसान के एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम ह्यूमन का एक क्रोमोसोम ऑब्जर्व करें और इस एक क्रोमोसोम के ऊपर लिखी गई मालूमात को हम किताबी शक्ल के अंदर लिखना चाहें तो हम अगर 1000 पेजेस की एक किताब लिखें, एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं कि अगर हम उसके ऊपर लिखी गई मालूमात किताबी शक्ल के अंदर जो है वो लिखना चाहें तो अगर हम 1000 पेजेस की एक बुक लिखें और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड हो, यानी एक पेज के ऊपर कितने अल्फाज हूं? 500 वर्ड्स हूं और एक वर्ड एक न्यूक्लियोटाइड के बराबर हो, तो एक सिंगल क्रोमोसोम से हम 1000 पेजेस वाली 200 बुक्स लिख सकते हैं। तो आप जरा इमेजिन करें कि अगर 46 क्रोमोसोम के बारे में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारी पूरी बुक्स की लाइब्रेरी बन सकती है। ये बात कर रहा हूं कि एक ह्यूमन सेल की। अब एक क्रोमोसोम के अंदर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि इसको स्टोर करने के लिए अल्लाह पाक ने ये वाला मैकेनिज़्म रखा है कि पहले कॉइलिंग होती है फिर सुपर कॉइलिंग होती है, ताकि एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें समा जाएं। उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम फिर मेटाफेज क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से तब्दील होता है, ये हमारा एक अलग से टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।